सूर्य यदि आपकी कुंडली में अपने शत्रु ग्रह के साथ बैठा है तो उस व्यक्ति को समस्या आनी ही आनी है। अगर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य शुक्र इकट्ठा है और ये व्यक्ति 25 से 28 साल की उम्र में शादी करता है तो इस व्यक्ति को अपनी पत्नी से संबंधित परेशानियां आएंगी। अब अगर सूर्य शनि कुंडली में इकट्ठा बैठा है और 36 से 42 साल की उम्र में अगर ये व्यक्ति मकान बनाता है, शनि से संबंधित कोई फैक्ट्री लगाता है तो इस व्यक्ति को तकलीफ आएगी। फिर कहने का मतलब ये हो गया कि सूर्य के साथ यदि उसका कोई शत्रु ग्रह बैठा है तो इस व्यक्ति को ज्यादा गर्मी और ज्यादा नरमी बर्बाद कर देगी। जब एक व्यक्ति चलता है तो अपने पैरों की मदद से चलता है और केतु पूरी कुंडली के ग्रहों को चलाने की ताकत रखता है। शनि बुध के साथ होलेगा या बुध शनि के साथ होलेगा, सूर्य को छोड़ देगा। सूर्य शनि जब भी कुंडली में इकट्ठा होता है ऐसे व्यक्ति को बर्बाद करेगी तो केवल औरत करेगी। तो मैं आज की शुरुआत करूंगी जहां ग्रहों की चाल से खुलते हैं जीवन के राज। तो पब्लिक की भारी डिमांड पर उलझे हुए सवालों का जवाब देने के लिए सर से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आज मैंने फिर सर को बुलाया है, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सिल गुरु के नाम से आपको गूगल पर डाल दीजिए, यूट्यूब पर डाल दीजिए, बहुत आसानी से मिल जाएंगे। सिल गुरु दीपक सर का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो किताबों में कुछ पंक्तियाँ हैं ना सर, उसमें उलझ जाते हैं। आप 3 बार से उन उलझनों को सुलझा रहे हैं, बहुत सरल शब्दों में उस चीज़ को बता रहे हैं। तो फिर से मैं आपका स्वागत कर रही हूँ उन उलझे हुए सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। और कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया जी। और आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है हमें। फिर से हम मिल रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो सर मैं शुरू करती हूँ। कुछ आप लाल किताब में कुछ पंक्तियाँ हैं। वैसे आप सबको पता है मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो हम स्टार्ट करते हैं उन उलझी हुई लाइनों को सुलझाने का। तो सर लाल किताब में जो एक पंक्ति है, राज दरबार में हर बात उलझी हुई नजर आती है। ये राज दरबार क्या है? उलझा हुआ तो समझ में आ गया, पर ये राज दरबार है क्या? जब बात आती है राज दरबार की जी, तो राज दरबार का मतलब ये नहीं है कि कोई राजा का महल होगा। राज दरबार का मतलब ये होता है कि आपका जो सुपीरियर है, जैसे कि कोई व्यक्ति की जॉब कर रहा है, उसका जो मैनेजर है, या हमारी खुद की सरकार हो गई, या जज हो गया, कोर्ट हो गया, ओके, वह राज दरबार कहलाता है। तो अब जैसे आपने बोला ना कि राज दरबार में हर बात उलझी नजर आती है जी, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति सरकारी कहीं मुसीबत में फंसा हुआ है। अब व्यक्ति मान लो प्राइवेट जॉब कर रहा है, ठीक है, वहां सरकार तो नहीं है, मगर जो उसका सुपीरियर है, जो उसका इमीडिएट बॉस है या इमीडिएट बॉस का भी जो बॉस है, वो अगर उस व्यक्ति को परेशान कर रहा है या उसकी अपने बॉस से नहीं बन रही है, या बॉस उसको जगह जगह पे समय समय पे किसी प्रकार से दिक्कत दे रहा है, तो ये भी राज दरबार है। ओके, तो सरकार तो राज दरबार है ही। सरकार से आने वाली जो मुसीबत है, इसलिए कहता है कि राज दरबार में हर बात उलझी हुई नजर आती है। तो सरकारी मुसीबत है, सरकारी समस्या है, अपने बॉस से तनातनी है, जिस जगह आप जॉब कर रहे हैं वहां पर आपका वातावरण आपके अनुकूल नहीं है। यह है जी, राज दरबार में हर बात उलझी हुई नजर आती है। ये जो राज दरबार में जो बात उलझ रही है ना, हाँ, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये उलझती क्यों है। हाँ, जब भी राज दरबार की बात आएगी, किसी सरकार की बात आएगी, अपने इमीडिएट बॉस की बात आएगी, सुप्रीम की बात आएगी, तो इसका मतलब बात चल रही है सूर्य की। सूर्य यदि आपकी कुंडली में अपने शत्रु ग्रह के साथ बैठा है तो उस व्यक्ति को समस्या आनी ही आनी है। अब बात यहां पर आती है कि समस्या कब आनी है और समस्या क्या आनी है जी। अधिकांश कुंडली में सूर्य के साथ एक ग्रह तो मैक्सिमम मिल ही जाता है। हाँ, हर तीसरी कुंडली में मिल जाएगा सूर्य के साथ शुक्र। ये शुक्र सूर्य का दुश्मन है। हाँ, सूर्य के दुश्मन और भी है, जैसे शनि है, जैसे राहु है, जैसे केतु है। तो कहने का मतलब है यदि आपकी कुंडली में सूर्य के साथ उसके दुश्मन ग्रह बैठे हैं और व्यक्ति उस दुश्मन ग्रह के पीरियड में, उस जो उसकी आयु है, उस पीरियड में उस ग्रह का काम करता है,
तो उस व्यक्ति को उस ग्रह से, रिश्तेदार से संबंधित तकलीफ आनी है। ओके, मतलब जो दशाएं आती हैं उसमें। दशा में समझाता हूं, मान लो किसी का सूर्य के साथ शुक्र बैठा है, ठीक है। शुक्र शादी का कारक है। हाँ हाँ। अब अगर लाल किताब की भाषा में बात करूं तो शुक्र की जो उम्र है वह 25 से 28 साल। 25 से 28 साल। अगर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य शुक्र इकट्ठा है और ये व्यक्ति 25 से 28 साल की उम्र में शादी करता है, कौन सी उम्र में? शुक्र की उम्र में। हाँ, 25 सूर्य अपनी जगह ठीक है, उसका शत्रु है शुक्र। अगर शुक्र की उम्र में शादी करता है 25 से 28 में, तो इस व्यक्ति को अपनी पत्नी से संबंधित परेशानियां आएंगी। ओके। शादी करनी है ना, 25 से पहले कर लो, 28 के बाद कर लो, मतलब कुछ टाइम पीरियड छोड़ दो। अगर वो छोड़ दो। अगर सूर्य के साथ उसका दुश्मन ग्रह है, इसी में सूर्य के साथ अगर गलती से बैठ जाता है शनि, सूर्य का भी शत्रु है। शनि की जो उम्र लाल किताब में चलती है वह चलती है 36 से 42 साल। 36 से 42। हाँ। अब अगर सूर्य शनि कुंडली में इकट्ठा बैठा है और 36 से 42 साल की उम्र में अगर ये व्यक्ति मकान बनाता है, शनि से संबंधित कोई फैक्ट्री लगाता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता है, तो इस व्यक्ति को तकलीफ आएगी। फिर से प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम आएगी। सूर्य के साथ बैठ गया राहु, जैसे आपने बताया शुक्र का कि उस 25 से पहले कर लो, 28 से बाद में कर लो, ऐसे ही सूर्य शनि का कर लो कि शनि की उम्र लगने से पहले अगर आपको यूनिट लगाना चाहते हैं तो आप उसको लगाइए, नहीं तो शनि की उम्र निकलने का इंतजार कीजिए। 42 के बाद बहुतों की फैक्ट्रियां होती हैं जो चल रही होती हैं, अचानक ही वो कोई नई मशीन लाता है, उसके बाद उसको तकलीफ आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी कुंडली में सूर्य शनि इकट्ठा है और उसने 36 से 42 साल की उम्र के बीच में शनि से संबंधित काम में इन्वॉल्वमेंट ले ली। ओके। सूर्य के साथ राहु। अब लाल किताब में राहु की जो उम्र है वो है जी 42 से 48 साल। 42 से 48 साल, 40 to 48। अब राहु से संबंधित काम जैसे चीटिंग, इनकम टैक्स की चीटिंग कर दी, जीएसटी की चीटिंग कर दी, पुलिस वाले से पंगा ले लिया, ससुराल से पंगा ले लिया। सबसे पहले भाई एक आम आदमी है, उसको ना तो पुलिस से कोई लेना देना, ना उसको राहु से संबंधित कारोबार से लेना देना, लेकिन ससुराल तो हो सकती है ना जी। बिल्कुल। अगर वो वही 42 से 48 साल में अपने ससुराल से बिगाड़ता है तो उसको प्रॉब्लम आएगी। कहने का मतलब ये हो गया कि सूर्य के साथ यदि उसका कोई शत्रु ग्रह बैठा है तो इस व्यक्ति को ज्यादा गर्मी और ज्यादा नरमी बर्बाद कर देगी। दोनों चीज बर्बाद कर देगी। धूप तो होगी मगर धूप में गर्मी नहीं होगी। सर्दी का मौसम है, धूप है, उसमें गर्माहट नहीं मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी तब जब व्यक्ति समाधान करके निकलेगा। बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने बताया कि सूर्य का जो शत्रु केतु भी होता है, जैसे आपने सबका हाँ, सूर्य के साथ केतु होता है। हाँ जी। अब केतु की जो उम्र है हाँ, वो है 48 से 51 साल, 48 to 51। अब केतु क्या है? केतु अगर ज्योतिष की भाषा में बात करें, लाल किताब की भाषा में बात करें, कोर्ट से संबंधित, बेटे से संबंधित, मामा से संबंधित। अब अगर ये व्यक्ति जिसका सूर्य केतु इकट्ठा में बैठा है, केतु को वैसे यात्रा का कारक भी मानते हैं क्योंकि पैर जो है ना जी वो केतु है जी। जब एक व्यक्ति चलता है तो अपने पैरों की मदद से चलता है, और केतु पूरी कुंडली के ग्रहों को चलाने की ताकत रखता है। इतनी पावर है, इतनी पावर है। टांगे नहीं है आपकी तो आप चल नहीं सकते। सही बात है। अब आप कहोगे कि व्हील चेयर से चल सकते हैं, वो एक ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन कुदरती तौर पे वो टांगे नहीं है हमारे पास। तो जैसे सर आपने बताया कि सूर्य के जो शत्रु ग्रह हैं उनके साथ अगर सूर्य बैठा हुआ है तो इनके कहीं ना कहीं समाधान भी होते होंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि छोटे छोटे समाधान हमारे व्यूअर्स को भी बता दीजिए। मेरा ही मानना है जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी कुंडली अपने सामने रखें, अपने बच्चों की रखें, अपनी वाइफ की रखें, या अपने जो नियर एंड डियर है उनकी कुंडली रखें। सूर्य के मसनूई कौन से ग्रह होते हैं?
सूर्य 2 ग्रहों से मिलकर बना है, क्योंकि लाल किताब में मसनूई ग्रह की बात की गई है, जिसको बनावटी ग्रह भी कहते हैं। अच्छा, सूर्य को सूर्य 2 ग्रहों से मिलकर बनता है, बुध और शुक्र। ओके। अगर सूर्य पीड़ित हो रहा है, सूर्य के साथ शुक्र हो, सूर्य के साथ शनि हो, सूर्य के साथ राहु हो, सूर्य के साथ केतु हो, सूर्य के मसनूई है बुध और शुक्र दोनों। अगर सूर्य के साथ शुक्र बैठा है तो भैया बुध की चीज शुक्र को खिलाओ। ओके। शुक्र कौन है? आपकी पत्नी है। अगर सूर्य शुक्र इकट्ठा है, हाँ। तो बुध की चीजें अपनी पत्नी को खिलाएं। ओके। बुध की चीज क्या है? खिलाने वाली चीज क्या है? अब कॉमन बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, यार हम तो घर में हरी मूंग की दाल बनाते ही हैं। भैया मूंग की दाल की जो पिन्नी आती है ना, पिन्नी मिठाई के रूप में आती है, हम वो खिला सकते हैं। सूर्य के साथ शनि है जी। शनि चला जाएगा बुध के पीछे, सूर्य को छोड़ देगा। शनि बुध के साथ होलेगा या बुध शनि के साथ होलेगा, सूर्य को छोड़ देगा। सूर्य शनि जब भी कुंडली में इकट्ठा होता है, ऐसे व्यक्ति को बर्बाद करेगी तो केवल औरत करेगी। मतलब औरत, चाहे वो इसकी माँ हो, चाहे इसकी बहन हो, चाहे इसकी वाइफ हो, चाहे हो सकता है ये जहां काम करता है उसका जो सीनियर है वो लेडी हो, वो उसका ट्रांसफर कर दे, उसकी अप्रेजल ना करे, उसकी प्रमोशन ना करे। तो यहां भी बुध की पालना करनी है। जैसे कि कन्याओं को बर्फी खिलानी है, बर्फी खिला दे, मतलब जो हरे कलर का बर्फी, खोए की बर्फी खिला सकते हैं। अच्छा, खोए की बर्फी। अब सूर्य राहु जब बनता है तो जिस घर में ये 2 ग्रह बैठे हैं इकट्ठे, तो उस घर की जो मुतल्लिका ग्रह है, उस घर का जो मालिक है, उसको तो तकलीफ आएगी, मगर उसके साथ साथ जो अगल बगल के घर हैं उनको भी तकलीफ आएगी। अब एक हाथी है, अगर हाथी जहां बैठेगा तो अगल बगल की जमीन भी हिलेगी। हाँ, ये तो है। यह एक मोटा आदमी है, अगर वो बेड पे बैठ रहा है तो उसके बगल में जो बंदा बैठा है उसको भी थोड़ी दिक्कत आएगी। बिल्कुल। तो सूर्य राहु जिस घर में बैठा होगा उसके अगल बगल वाले घर को भी तकलीफ आएगी, और जिस घर में बैठा है उस घर के मालिक को भी तकलीफ आएगी। खास तौर से 22 से 45 साल की जो उम्र होती है, सूर्य राहु के केस में खास तौर से 22 से 45 साल की जो उम्र होती है उसमें तकलीफ आती है। ओके। मतलब जो स्टार्टिंग टाइम है, मतलब बिजनेस जॉब का, हाँ, उसी में तकलीफ आएगी, लेकिन समाधान, ग्रहण है तो समाधान भी। बिल्कुल सही बात है। तो कुंडली को देखकर, हालात को पता करके हम बहुत हद तक जो राज दरबार में हर बात उलझी नजर आती है, हम उसका समाधान खुद निकाल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन समझ के, थोड़ा सा 10-5 मिनट अगर हम कुंडली को देखेंगे ना, तो ग्रह ऑटोमेटिकली कुछ तो आपकी, अगर आपने, ईश्वर ने आपको बनाया है और आप ज्योतिष की नॉलेज रखते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, तो मतलब अमृत की ज्योतिष की कुछ बूंदे तो आपके ऊपर गिरी है ना जी। सही बात है। और जब गिरी है और जब आप अपनी कुंडली देखेंगे तो ग्रह की कुछ इंट्यूशन आपको ऑटोमेटिक मिलेगी। बिल्कुल, इसमें नो डाउट कुछ नहीं है। सही बात है। ये तो पक्का है। एक टीचर बनाया तो उसने पढ़ा है तभी वो टीचर बना और तभी वो पढ़ा रहा है, बस। सही बात है। मतलब आप थोड़ी देर देखिए, जैसे सर ने बहुत अच्छे समाधान भी दिए हैं, जो भी जिसका भी सूर्य राहु है, सूर्य केतु है या सूर्य के साथ शुक्र है, तो बहुत इजीली उनके समाधान भी सर ने बता दिए हैं। बाकी सर से कांटेक्ट करके भी उसके बारे में और डिटेल से जान सकते हैं। तो मैं सर दीपक सर पूछना चाहूँगी, क्या व्यक्ति की खुद की कुंडली जिम्मेदार होती है किसी परेशानी के लिए, या सरकार से जो तकलीफ मिलती है उसके लिए? ये एक बहुत ऐसा प्रश्न आपने पूछा है जिसका जवाब आपको उस व्यक्ति के घर की कुंडली को साथ में रखकर ही मिलेगा। ओके। एक व्यक्ति के ऊपर केस लगा, उसकी कुंडली में केस लगने का योग नहीं है। ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, यदि किसी व्यक्ति का राहु दूसरे घर में बैठा है और उस व्यक्ति की राहु की उम्र चल रही है 42 से 48 साल। अब अगर कुंडली का जो दूसरा घर है वो है नॉर्थ वेस्ट, आपके घर का नॉर्थ वेस्ट,
कुंडली का सेकंड हाउस माना जाता है। राहु को हमेशा तकलीफ आती है महावत से, हाथी को तकलीफ आती है महावत से, क्योंकि उसे पता है महावत जब सर पे बैठेगा तो वो जो भाला होता है ना, भाला चुभ होता है, वो चुभोएगा उसे, हाथी को तकलीफ आएगी। जी जी। अब अगर राहु 2 वाले के घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यदि किचन होगा, क्योंकि मंगल है, महावत मतलब मंगल, मंगल मतलब किचन जी। अगर राहु 2 वाले के घर में नॉर्थ वेस्ट में किचन है तो ये 100% तय है कि व्यक्ति को 42 से 48 साल की उम्र में सरकारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मतलब ये 100% है, 100% है जी। अब राहु 2 तो है कुंडली में जी, घर के नॉर्थ वेस्ट में किचन नहीं है। अच्छा। अब ऐसा कौन सा ग्रह है लाल किताब में हाँ। जिसके मसनूई में राहु आता है? वह है बुध। बुध। अब अगर इस व्यक्ति की बहन के घर में नॉर्थ वेस्ट में किचन होगा तो यह व्यक्ति जल जाएगा। 2 कंडीशन है, राहु 2 में है, इस व्यक्ति के नॉर्थ वेस्ट में किचन, ये जल जाएगा। कोर्ट कचहरी, सरकारी मुसीबत, तबादला, अपने बॉस से ना बनना। दूसरी कंडीशन, इसके नॉर्थ वेस्ट में किचन नहीं है। लेकिन लाल किताब में बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके मसनूई में राहु आता है। अब अगर इसकी बहन के घर में, क्योंकि बुध कौन है? बहन है, बेटी है। यदि इसकी बहन और बेटी के घर में नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन मिला तो भी ये व्यक्ति को सरकारी मुसीबत में जाना पड़ेगा। मतलब कह सकते हैं बहुत डेप्थ। अब कहने का मतलब है कि जब राहु 2 देखते हैं और कोई व्यक्ति आता है और परेशान है तो हमें ये पूछना पड़ेगा कि भाई आपके नॉर्थ वेस्ट में किचन है? वो कहता नहीं साहब, मेरा साउथ ईस्ट में है। ओके, क्या आपकी बहन के घर में नॉर्थ वेस्ट में किचन है? वो कहता शायद हो सकता है। और जब पता करते हैं तो वहां किचन मिल जाएगा। अगर उसे जेल जाना है तो मिलेगा, नहीं जाना है तो नहीं मिलेगा। बचाव तो वही है जी। सही बात है। इसी प्रकार से जब सूर्य राहु मिलता है तो 45 साल की उम्र तक जीवन में भूकंप आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता, आएगा ही आएगा। 45 या जीवन के 45 दिन ऐसे आएंगे जिस व्यक्ति की जीवन की काया पलट जाएगी। मतलब इतना दुखी जिसको हम कह सकते हैं डिप्रेशन। 45 तक तो झेलना पड़ेगा सूर्य राहु अगर किसी व्यक्ति का इकट्ठा बैठा है। तो खुद की कुंडली के अलावा परिवार की कुंडली भी और घर का वास्तु भी जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे हम किसी व्यक्ति का सही फलित नहीं कर सकते और समाधान तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते। अब राहु 2 में आया, उसके घर में किचन भी नहीं है और उसकी बहन के घर में किचन भी नहीं है, फिर काहे की टेंशन? फिर तो नॉर्मल है। फिर तो नॉर्मल है। आया राम गया राम वाली कहानी, छोटी मोटी परेशानियां तो हर घर में होती हैं, हर परिवार में होती हैं, समाज में होती हैं। छोटे मोटे केस, गाड़ी का एक्सीडेंट होना कॉमन बात है ना जी। इसके लिए आप क्या, लेकिन बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आएगी जब नॉर्थ वेस्ट में किचन होगा। मतलब मैं दीपक सर जैसे सुन रही हूँ आपको, मतलब कुंडली मतलब अलग ही है कि एक कुंडली नहीं, उसके साथ बहन की भी कुंडली कनेक्ट हो गई। बहन की कुंडली हो जाती है। कभी कभी तो हमने यहाँ तक देखा हुआ है कि किसी व्यक्ति का सूर्य 8 में बैठा, शनि 8 में बैठा हुआ है और किसी का मंगल 2 में बैठा हुआ है। अब शनि 8 के समय बोला गया है कि यदि कुंडली में शनि 8वें घर में हो तो मंगल कुंडली में जहां होगा शनि वहां चला जाएगा। अब शनि 2 में भी चला गया। तो कभी कभी किसी भी व्यक्ति की कुंडली के लिए उसकी खुद की कुंडली तो साथ साथ जिम्मेदार हो भी सकती है, मगर परिवार की कुंडली को भी साथ में रखकर हमें आकलन करना चाहिए। बिल्कुल, तभी एक सही समाधान दे पाएंगे। क्योंकि आप देखिए ना, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं कि जी पिछले 4-5 दिन से हमारे लेफ्ट साइड हार्ट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर हमसे क्या पूछता है, आपके मदर फादर को या सास या ससुर में से किसी को हार्ट की कोई दिक्कत तो नहीं आई? जब एक एजुकेटेड MBBS MD कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हमारी फैमिली हिस्ट्री पूछकर हमारी बीमारी का समाधान ढूंढ रहा है
तो एक एस्ट्रोलॉजर तो एक एस्ट्रोलॉजर क्या आपकी बहन की कुंडली या बहन के घर का वास्तु नहीं पूछ सकता? बिल्कुल सही बात है। मतलब इतना डीप तो मुझे लगता है किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक एस्ट्रोलॉजर इतना डीप तक बता भी सकता है कि शायद ये प्रॉब्लम आई है, क्योंकि उसकी कुंडली में शो नहीं कर रही है कहीं ना कहीं वो चीज़। कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एस्ट्रोलॉजर पूछता नहीं है, पूछते तो सारे हैं, मगर व्यक्ति अपनी बहन से कंफर्म नहीं करता। हाँ, मतलब कह सकते हैं कुछ क्लाइंट होते हैं जिनको हो सकता है उसकी बहन ना हो, या हो सकता है कि उसकी बहन है, उसकी बहन से बनती नहीं है, तो वो बहन से फोन करके कैसे पूछे? ज्योतिष में कमी नहीं है, ज्योतिषी बिल्कुल अपनी जगह परफेक्ट है जी, ज्योतिष भी परफेक्ट है, लेकिन हालात तो हमें पूछने पड़ेंगे, और हालात व्यक्ति को जिसकी कंसल्टेंसी है उसको बताना पड़ेगा। सही बात है। तो मतलब जो सच है वो तो बताना ही पड़ेगा। वो तो देखो जी, इसमें तो दौरान इसको तो जुटला नहीं सकते हैं। बिल्कुल। भगवान के सामने जाएंगे तो भी आपको बोलना पड़ेगा कि प्रभु मैं आपके दरबार क्यों आया हूँ। ठीक है, वो आपकी सारी बातें जानता है, कुंडली देख के तो हम भी आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मगर लेकिन सही मायने में अगर आप अपनी बीमारी खुद बताएंगे तो समाधान निकालना इजी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो दीपक सर, ऐसी कुंडली में कौन सी स्थिति या योग बनते हैं जिससे व्यक्ति सरकारी परेशानियों में उलझता है, जैसे कोर्ट केस हो गए, लोन हो गया, मुकदमा हो गया, उन्हें कहीं ना कहीं झेलना ही पड़ता है उसे? देखिए जी, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हमें 3 बातों पे बड़ा ध्यान देना पड़ता है जब हम कुंडली का निष्कर्ष निकालते हैं। तो व्यक्ति को, जब पहला प्रश्न है कि लोन की बात करते हैं, कर्जे की बात करते हैं, मैंने बताया था शुरू में कि पूरी कुंडली को चलाने की जो ताकत रखता है वह केतु रखता है। केतु। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी कुंडली में केतु कैसा है। केतु खराब है, चाहे आप पे 10,000 का लोन हो, चाहे आप पे 10 करोड़ का लोन हो, चाहे आप पे 100 करोड़ का लोन हो, लोन डिपेंड ऑन योर बिजनेस प्रोफाइल एंड डिपेंड ऑन योर खुद का, आपका वैल्यू कितनी है मार्केट में। अब केतु अच्छा भी है फिर भी लोन है, तो सबसे केतु अगर अच्छा है तो क्या आपके औलाद है, क्या आपके बेटा है, और अगर बेटा है तो उसकी कुंडली में सूर्य कैसा है। बेटा होने के बाद कर्जा ले रहा है तो मतलब कुंडली में किसके होने के बाद ले रहा है? बेटा होने के बाद। तो कर्जा क्यों ले रहा है? घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, बच्चे की परवरिश के लिए। तो फिर बच्चे की कुंडली में देखिए कि सूर्य की स्थिति क्या है। पहली कंडीशन तो ये हो गई जी। दूसरी कंडीशन, बात आती है कोर्ट केस की। कोर्ट केस आज के समय में हर व्यक्ति अपनी गृहस्थी और व्यापार से परेशान है। हर तो नहीं कह सकता, हर में चलो 10 छोड़ देते हैं, 90 कह देते हैं। गृहस्थी और व्यापार से परेशान है। यह भी तभी संभव है जब व्यक्ति का सूर्य खराब हो, अपने शत्रु के साथ बैठा हो या शत्रु की दृष्टि में हो। जैसे लाल किताब की दृष्टि है कि पहले घर का ग्रह 7वें घर को देखता है, चौथे घर का ग्रह 10वें घर को देखता है, दूसरे घर का ग्रह 6ठे घर को देखता है, छठे घर का ग्रह 12वें घर को देखता है, तीसरे घर का ग्रह 11वें घर को देखता है, तीसरे घर का ग्रह 9वें घर को देखता है, 5वें घर का ग्रह 9वें घर को देखता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए कि उस दृष्टि के दौरान सूर्य के दृष्टि में उसका शत्रु तो नहीं है। अगर शत्रु है तो केवल उस एज का ध्यान रखना है, एज का, जो सर ने एज बताई थी। जैसे शुक्र है तो 25 से 28, शनि है तो 36 से 42, राहु है तो 42 से 48, केतु है तो 48 से 51, या आपकी कुंडली में लाल किताब के हिसाब से उन ग्रहों की दशा आ जाए या अंतरदशा आ जाए। क्योंकि जब बात लाल किताब की करूंगा तो मैं वैदिक की विंशोत्तरी दशा की बात नहीं कर सकता। आज यही सबसे बड़ी समस्या है कि जब कोई व्यक्ति अपनी कुंडली दिखाता है तो सामने वाला व्यक्ति जो एस्ट्रोलॉजर है, वो लाल किताब की दशा तो जानता है, मगर लेकिन वो विंशोत्तरी की दशा भी अप्लाई करता है। जब मैं होम्योपैथी का डॉक्टर हूं तो मैं होम्योपैथी की टैबलेट पे ज़्यादा विश्वास करूंगा जी, ठीक है। एक आधी दवाई में बाहर से एलोपैथी की लिख सकता हूं, मगर लेकिन मुझे दशा देखनी पड़ेगी कि लाल किताब की क्या चल रही है, सही टाइम पीरियड क्या चल रहा है उस टाइम का। कुंडली में सूर्य शनि इकट्ठा बैठा हो तो भी व्यक्ति को सरकारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है।
इसके ऊपर कोई केस करे ना करे, लेकिन ये तो किसी पे केस कर देगा, जाएगा तो फिर भी ये भी सरकारी तंत्र के अंदर ही। बिल्कुल। सूर्य राहु इकट्ठा बैठा हो, सूर्य शुक्र इकट्ठा बैठा हो, या किसी का सूर्य 8 में बैठा हो, राहु 2 में बैठा हो, राहु 2 में या राहु 12 में बैठा हो, जिस घर में बैठा है। अब बात है ना कि केस लगा तो क्या लगा और कौन सा लगा, किसके थ्रू लगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, राहु को पकड़ लेते हैं जी। राहु किसी का पहले घर में आया या राहु किसी का 5वें घर में आया, ये दो घर ऐसे हैं जो सूर्य से प्रभावित है जी। पहले घर में सूर्य उसका, 5वें घर में सूर्य का खुद का घर जी। अगर राहु 1 या राहु 5 में, तो इस व्यक्ति को सरकारी मुसीबत का सामना, इनकम टैक्स के नोटिस, ईडी का नोटिस झेलना पड़ेगा। बाकी डिपेंड करता है इसकी प्रोफाइल क्या है। जब ये काम ही इस प्रकार का नहीं कर रहा जिसमें ईडी जीएसटी का कोई पंगा हो तो कोई टेंशन नहीं, फिर पिता से प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर ससुर से प्रॉब्लम्स आएंगी। अब अगर यही राहु 2 या 12 में बैठा हो या 6 में बैठा हो, ये 3 घर शुक्र या 7 में बैठा हो, ये 4 घर शुक्र से प्रभावित है जी। दूसरा घर शुक्र का काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जी। छठा घर काल पुरुष के हिसाब से वहां शुक्र नीच का, 7वें घर में शुक्र का खुद का घर, 12वें घर में शुक्र उच्च का। अगर यहाँ राहु बैठ जाए, 1 2 में बैठ जाए, 6 में बैठ जाए, 7 में बैठ जाए, 12 में बैठ जाए, तो इस व्यक्ति को 42 से 48 साल में पति पत्नी से तकलीफ आएगी, या दशा अगर मिल गई गलती से राहु की या शुक्र की तो भी तकलीफ आएगी। अंतरदशा मिल गई तो उस दौरान आएगी, प्रत्यंतर मिल गई तो उस पीरियड में आएगी। तो हमें देखना है कि जो ग्रह है वो जिस घर में बैठा है, उस घर के लोगों के द्वारा इस व्यक्ति को परेशानी आएगी। जैसे अभी आपने शुक्र बताया, दूसरे में, छठे में राहु राहु मतलब शुक्र के घर में, हाँ जी, 2 में, 6 में, 7 में, 12 में, तो मतलब प्रॉब्लम उसी घर के अकॉर्डिंग आ सकती है। हाँ, उस घर के ग्रह की मुतल्लिका, उस घर का जो ग्रह है, उसका जो मालिक है, उस ग्रह के रिश्तेदार से। ठीक है। तो सर जैसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे, तो कुछ आपके व्यक्तिगत या लाल किताब के अनुभव आपके पास होंगे, तो उनको क्या हमारी ऑडियंस के साथ साझा करेंगे? देखो जी, व्यक्तिगत अनुभव की बात करूं तो जब मैं किसी व्यक्ति की कुंडली बनाता हूं तो लगभग मुझे बनाने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है। जिन लोगों ने मेरे से कभी अपनी प्रेडिक्शन ली होगी या कंसल्टेंसी ली होगी तो वह सारे लोग जानते हैं कि मैं लगभग 40 के आसपास पेज अपने हाथ से टाइप करता हूँ। मैं वर्ड में टाइप करता हूँ, फिर उसकी PDF जनरेट करके देता हूँ। देन उसके बाद 1 से 1.5 घंटा में जूम के ऊपर कंसल्टेंसी भी देता हूँ, समझाता भी हूँ पूरी फाइल। क्योंकि सॉफ्टवेयर का काम है केवल आपको एक खाका तैयार करके देना, लेकिन उसको पढ़ने का काम जब तक हम एक ईमानदारी, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे को 8,000 रुपये दे रहा है, 10,000 रुपये दे रहा है या 6500 रुपये दे रहा है, हम जब उसको उसकी कुंडली का पूरा सारांश समझा देंगे तो फिर उस व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि या तो वो उस बात को माने या उस बात पे काम करे या उस बात को छोड़े। सही बात है। जैसे कि अधिकतर मैंने देखा है परिवार में लड़कियां बड़ी परेशान होती हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं बोलता कि हमारे घर में जी मर्दों को बड़ी तकलीफ है। जिसको पूछो या लाल किताब वाले के पास जो भी कंसल्ट करने आते हैं तो लाल किताब वाले या मैं सबकी बात नहीं करता, अपनी बात करता हूँ। मैं खुद पूछता हूँ जी आपकी बहन बेटी के हालात कैसे हैं, आपकी बुआ के हालात कैसे हैं, आपकी मौसी के हालात कैसे हैं। इसका मतलब है कि उसके खानदान की 4-5 कुंडलियां उठा के देखनी है। चंद्रमा कहीं ना कहीं 3रे या 6ठे घर में मिलेगा। अच्छा। ऐसे व्यक्ति के घर में या तो उसकी बहन बेटी होगी नहीं, अगर होगी तो तकलीफ में होंगी, तो इसको कहते हैं बुध का ऋण। इसी प्रकार से हर ग्रह का ऋण लगता है। अगर हम ऋण को समझ लें तो आपको आधे से ज्यादा कुंडली तो आपकी वैसे ही ठीक हो जाएगी। तो व्यक्तिगत अनुभव यह है कि सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में ऋण को पहचानना चाहिए। 3 ऋण बड़े खतरनाक हैं जो आपको करने हैं। नंबर 1 बुध का ऋण। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा 3 या 6 में बैठा है,
मान लो हमने किसी से बोला कि जी आपकी बेटी को बड़ी तकलीफ आएगी, उसने बोला जी मेरी तो कोई बेटी नहीं है, जी। मैं तो 45 साल का हो गया हम्म। और मुझे आगे बेबी प्लान भी नहीं करना, जी। मेरे तो 2 बेटे हैं जी। हम्म। क्या गारंटी है कि उसके बेटों के बेटी नहीं होगी? डेफिनेटली हो सकती है। और इसकी भी क्या गारंटी है कि बेटों के बेटे के बेटी नहीं होगी? अब आप कहोगे जी हमें अपना ही नहीं पता, तो आगे क्या? तो बॉस आप भी जहां से आए हैं उनके कर्मों के आधार पर ही आपकी कुंडली के आदि निर्माण तो उनके कर्मों के आधार पर मिली है और आदि आपके कर्मों के आधार पर मिली है। तो बुध का ऋण सबसे पहले करना है। अच्छा, उसका क्या दूसरा समाधान भी बताते हैं? समाधान की बात करें, जब भी हम लाल किताब में ऋण की बात करते हैं तो हमें अपने परिवार की 3 जनरेशन की काउंटिंग करनी चाहिए। ओके। कितने मेंबर हैं? हम्म। दादा हो गए, फिर दादा की वाइफ हो गई, दादा के भाई हो गए, उनकी वाइफ हो गई, दादा की बहन हो गई, उनके बच्चे हो गए। दिस द पहली जनरेशन, जी। चाहे वो जिंदा हैं या नहीं हैं। दूसरी दादा के बच्चे हो गए, जिसमें आपके पापा हो गए, आपके चाचा हो गए, आपकी दूसरे चाचा हो गए, आपकी बुआ हो गई, जी। फिर आपके चाचा की पत्नी हो गई, आपकी बुआ के बच्चे हो गए, आपके ताऊ की पत्नी हो गई, फिर उनके बच्चे हो गए। ये दूसरी जनरेशन। जी। उसके बाद चाचा के बच्चे, आपके मतलब आपके पिता के बच्चे मतलब आप खुद, फिर ऐसे ही दूसरे चाचा के बच्चे, फिर ऐसे अगर आपकी शादी होगी तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे, चाचा के बच्चों की शादी होगी तो उनकी पत्नी, उनके बच्चे। तीसरी जनरेशन। तो 3 जनरेशन। कहते हैं दादा जो है ना, दादा वो अपने पोते का रूप है या पोता अपने दादा का रूप है। जी। जो दादा ने किया वो पोता 100% 80% करेगा। अब आप ये कहोगे मेरा दादा तो डॉक्टर नहीं था, मेरा पोता डॉक्टर बन गया। प्रोफेशन एक अपनी जगह है, कुछ जो सिमिलर एक्टिविटी होती है ना कि उल्टे हाथ से खाना खाना, पहन के बिल्कुल दादा जैसा दिखता है, या दादा जैसी बात करता है, दादा जैसे शौक रखता है, जो कलेक्शन दादा करते थे वही कलेक्शन ये करता है। ये सिमिलरिटीज की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कटाक्ष बहुत आता है, बहुत ज्यादा आते हैं। नहीं होता भी है, मैंने भी ऐसा एक अच्छा देखा है। 3 जनरेशन काउंट कर लिए, मान लो किसी के 80 आदमी निकले। अब आपको तो पता नहीं ना कि आपके दादा का कोई दादा दादी ने कोई अबॉर्शन कराया था, या उनका कोई बच्चा होके मर गया था, या बुआ की 2 शादी हुई थी, आपको नहीं पता है। मान लो तो नहीं पता है, एक 20 आदमी और जोड़ लो, 100 हो गए जी। अब ये जो 100 लोग हैं ना, हर व्यक्ति के नाम के बदले आपने 10-10 रुपया इकट्ठा करना है। अच्छा। तो देखा जाए 100 × 10 1000 रुपीज, तो आपका मिल गया 1000 रुपीज। अब जब बुध के ऋण की बात करें तो यहां पर आपने 10-10 रुपए इकट्ठे नहीं करने, वहां जितने मेंबर थे उतनी कोड़ियां लेनी है, पीली कोड़ी से 12 घंटे जलाना है कच्चे कोयले में। शाम को 4 बजे बैठो, सुबह 4 बजे तक जलाओ, जागना है, खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, लेकिन जागना है। सुबह उस कोड़ियों को, उसकी राख को लेके आपको सुबह अगले दिन सूर्य उदय होने से पहले उसको जल प्रवाह करना है। ओके। तो ये वहां जाके भी कर सकते हैं? गंगा जी वगैरह जहाँ जल प्रवाहित करने जा रहे हैं वहां कर सकते हैं, लेकिन 12 घंटे आपने बैठना है तो आपको एक ऐसी सुविधा चाहिए जहां पे थोड़ा वॉशरूम की सुविधा हो, चाय पानी की व्यवस्था हो, कुर्सी पे बैठने की व्यवस्था हो। अब आप 12 घंटे आसन लगा के तो नहीं बैठ सकते। नहीं मतलब ऐसे वहां पे आसपास कुछ जगह लेके। हाँ, वो आपको देख सकते हैं। जी। मतलब पहले तो बुध का ऋण का इलाज करना है जी। दूसरा करना है कुंडली में सूर्य राहु का कनेक्शन कहीं भी मिल जाए। ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है, कहता है धूप तो है मगर धूप में गर्मी नहीं है, मतलब कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। करोड़ों का मकान है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, लेकिन दिमाग में 24 घंटे नींद की गोली खा के सो रहे हैं। टेंशन्स बहुत हैं, सरकारी मुसीबत है, ईडी का पंगा है। तो तांबे का सिक्का लोहे की तार में बांध के 12 घंटे कच्चे कोयले में जलाएं और ये किसी खास जानकार की निगरानी में ही उपाय करें। अच्छा। तब जाके। और तीसरा आपको करना है शनि के ऋण का उपाय।
शनि के ऋण का। ये 3 ऋण इतने हैं, अगर इनका आपने समाधान किया तो आपकी कुंडली 60% साफ है, क्लियर हो जाएगी। ओके। जितने अपने परिवार के लोग काउंटिंग किए थे उनके बदले जो 10-10 रुपए मिलाए थे, जो 1000 रुपए इकट्ठे हुए थे, अब अपने उतने रुपए का मछली का चारा मछली को खिलाना है। ओके, मतलब और ये मछलियां अलग अलग प्रकार की 100 प्रकार की मछली होनी चाहिए। 100 मछलियां चाहिए अलग अलग प्रकार की, मतलब हर मछली को एक दाना। अलग अलग प्रकार की कैसे होंगी? कोई बंगाल की है, कोई उड़ीसा की है, कोई तालाब की है, कोई समुद्र की है, कोई नदी की है, कोई काली है, कोई पीली है, कोई नीली है, कोई चितकबरी है। 100 तरीके की। अब आप समुद्र में जाकर कैसे देखेंगे कि 100 प्रकार की मछली है? हाँ भाई, थोड़ा सा मेरे लिए भी टफ के कैसे देखा जाएगा। ऐसे में आप अपने घर के आसपास 4 से 5 किलोमीटर का दायरे का कोई एरिया ढूंढें, ठीक है, जिसमें आप फिश एक्वेरियम वाले की शॉप देखें। अब जो फिश एक्वेरियम है ना, वो कोई सदर बाजार से लाया है, कोई गाजियाबाद से लाया है, कोई कहीं से लाया है, कोई अलग-अलग कहीं से जगह लाया से। है जी। है ना जी? कोई तालाब से ले आया, कोई नदी से ले आया, तो वो मछलियां ना अलग अलग जगह से आई हुई हैं। वहीं से चारा खरीदो, कुछ रुपए का चारा एक दुकान से खरीद के वहीं की मछली को खिला दो, कुछ रुपए का चारा दूसरी दुकान पे खिला दो, कुछ रुपए का चारा तीसरी दुकान पे खिला दो। अब अगर फिश एक्वेरियम वाला चारा खिलाने से मना करे तो उसको बोल भाई चारा भी तेरा मछली भी तेरी, इसका मतलब चारे में घपला है जो तू खिलाने नहीं देना चाहता। लेकिन करना एक ही दिन में ही है, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 1 घंटे में कर, 1 दिन में करना, 1 दिन में पूरा करना दिन में। तो कुंडली में बुध और सूर्य राहु, बुध का ऋण, सूर्य का ऋण और शनि का ऋण, ये 3 ऋण आप का समाधान कीजिए, बहुत हद तक आपकी कुंडली क्लियर हो जाएगी। मतलब काफ़ी, मतलब थोड़ी मेहनत तो है और कुंडली काफ़ी हद तक ठीक भी हो जाएगी। तो दीपक सर, आपसे कोई लाल किताब सीखना चाहता है तो वो किस तरीके से सीख सकता है? देखिए, लाल किताब सीखने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया तो यह है कि आपको विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं हिस्ट्री का टीचर बनना चाहता हूं तो मुझे हिस्ट्री के बारे में इंटरेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। लाल किताब आसान है, समझना आसान है, सामने वाले को समझाना आसान है और उस पर अमल करके कामयाब होना भी आसान है। मेरी क्लासेस चलती हैं और अभी रिसेंटली मेरा एक एडवांस का 65 दिन का मेरा एक कोर्स अभी शुरू हुआ है। आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अदरवाइज जिसको भी पकड़े, जिससे भी सीखें, जब तक वो कोर्स पूरा ना कराए उसका पीछा ना छोड़े। बिल्कुल। ऐसा ना हो कि आपने 10 क्लासें मेरे से ली, आपको मेरी कोई बात बुरी लगी और आपने मेरे को छोड़ा, आप दूसरे के पास गए, हो सकता है उसकी फिर बात बुरी लगी, आप तीसरे के पास गए। बुरी भी उसी की बात लगती है जो आपके फेवर का होता है जी। सही बात है, वो सही। कड़वी दवाई ही आपको ठीक करेगी। राइट। मीठा मीठा बोल के पैसा कमाना तो दुनिया की रीत है, मजा तो तब है कि कड़वी दवाई बेचकर पैसा कमाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और फिर जो अच्छे के लिए ही डांटा जाता है, मुझे जहाँ तक लगता है, अगर कोई गुरु या कोई टीचर हमें डांट रहा है तो हमारे अच्छे के लिए डांट रहा है। लाजी बात है, जिनसे मैंने लाल किताब सीखी है, अगर मैं उनसे कभी बात करने पे आऊँ तो 1-1, 1.5 घंटा जब बात करते हैं तो उसमें से 45 मिनट खाली वो मेरे को हड़काते ही हैं। गुरु गुरु होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हड़काने में वो 1-2 बातें ऐसी बोल देते हैं कि जो मेरी अगली क्लास में मेरे काम आ जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो कहते हैं ना, गुरु गुरु ही होता है हमेशा। लाजी बात है जी। अब अगर बृहस्पति मुझे ठीक करना है तो गुरु को तो इज्जत देनी पड़ेगी, और देनी क्या पड़ेगी, देनी चाहिए, हर गुरु को इज्जत देनी चाहिए। 2 रीजन होते हैं आदमी की जिंदगी को कामयाब होने के लिए, एक उसके पास पैसा चाहिए और एक उसके पास मान सम्मान चाहिए। जो आदमी अपने गुरु को इज्जत नहीं दे सकता तो शायद उसको भी कहीं ना कहीं मान सम्मान में दिक्कत तो आएगी। बिल्कुल। तो जैसे आपने बता दिया आपका कोर्स लॉन्च हो रहा है, पर कुछ जैसे लोग हैं, मैं आपको इजीली वैसे ढूंढ लेंगे, फिर भी आपसे कोई संपर्क करना चाहता है तो 1-2 अपने प्लेटफॉर्म्स का आप बता दीजिए। देखिए जी, वैसे तो यूट्यूब चैनल है मेरा CIL गुरु के नाम से, बाकी फेसबुक पेज भी है, लेकिन मैं ना यूट्यूब पे वीडियो डालता जरूर हूँ, और आप मेरी कोई भी वीडियो उठाएंगे तो उसमें कभी भी मैंने उसको बीच में नहीं छोड़ा। मैंने उस वाले अगर पॉइंट को लिया तो उसको पूरा क्लियर करने की कोशिश करी है। मकसद ये है
कि जहां थोड़ी बहुत कमी रह जाती है किसी की वीडियो में या मेरी खुद की वीडियो में, उसको अगली वीडियो में आप तक सही तरीके से पहुंचाएं। अगर मेरी वीडियो देखकर आपका कोई एक काम बनता है तो आप ब्लेसिंग तो देंगे। बिल्कुल सही बात है। ब्लेसिंग इकट्ठी कर रहे हैं, पैसा अपनी जगह इकट्ठा करना है, ब्लेसिंग अपनी जगह, क्योंकि इसी को लेके जाएंगे हम आगे। सही बात है, जाने के लिए तो यही सारी अगले जन्म में काम आएगी हमारे। हाँ, तो दीपक सर, मुझे एक छोटा सा ही, हमारे जो व्यूअर्स हैं, मैं हूँ और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई एक कुछ बातें आप बताना चाहते हो या? देखो दोस्तों, मैं एक बात क्लियर करूं, कभी भी परेशानी आती है ना, तो परेशानी को घर से बाहर रखनी चाहिए। घर से बाहर का मतलब है दिमाग में मत बिठाना, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति से कंसल्ट करने जाते हैं और अपनी परेशानी उसको 4 बार बताते हैं, चाहे वो कंसल्टेंसी देने वाला दीपक गुप्ता ही क्यों ना हो सकता है कि आपकी मजबूरी का फायदा उठाए। पहले पूरी कुंडली बनवाओ किसी से भी, जिस समस्या के लिए आप आए हो वह समस्या जब वो खुद आपके ऑन पेपर पर ब्लैक एंड व्हाइट कर दे, तो देन आप उसके बाद उसको अपनी समस्या बताएं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डॉक्टर का, अगर आप शुगर के डॉक्टर के पास जाएंगे तो शुगर चेक करके बता देगा आपको 250 चल रही है, आप पिछले 2-4 दिन से, 10 दिन से, महीने भर से आपको कोई परेशानियां हैं। हम ही जाकर बताएंगे कि 250 शुगर चली तो उन्हें खाली दवाई लिखनी है। पहले उसको भी टेस्ट करने दो, है नहीं? अब टेस्ट करने के लिए तो ये है कि पेमेंट करनी पड़ती है। चाहे डॉक्टर लाल पैथ लैब हो, चाहे दीवान लैब हो, सही बात, तभी वो ब्लड निकालेगा जब आप पेमेंट करेंगे। तो कुंडली को सही तरीके से समझ के, देखकर और दिखाकर ही आप कुंडली का समाधान ढूंढें। बहुत लोग हैं साहब, बहुत लोग हैं जो बेहतरीन मेरे से अच्छी प्रेडिक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है, बस ये कि जो जिसकी अप्रोच में आ गया वही उसके लिए बड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो राज दरबार से कभी दिक्कत आए, सरकारी दिक्कत आए, तो तांबे के पैसे वाला आप उपाय कर सकते हैं, जो आपको 12 घंटे कच्चे कोयले में जलाना है। मतलब सर, मैं एक फिर से यही चीज़ पूछ रही हूँ, वो एक ही छल्ला होगा, उसे बराबर जलाते ही रहना है? हाँ, वो लोहे की तार में बांध के जलाना है। कभी कोई दिक्कत हो आप मुझसे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे फंस रहे हैं, अब जो भी सर ने समाधान बताए हैं, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, सर से आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपके सामने हैं सर के चैनल पर जाकर, और सबसे पहले सर के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सर, मैं आप बहुत अच्छा लगा, हर बार हर एक उलझन को आप सुलझा देते हैं बहुत आसान तरीके से। तो फिर भी हम आगे भी आपसे मिलेंगे कुछ उलझनें लेकर, उन्हें भी आपसे सुलझाना है और सरल तरीके से लोगों को बहुत अच्छे आप समाधान भी दे रहे हैं, जिनसे बड़ी से बड़ी परेशानी भी बहुत आसानी से कम हो जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए देखिए सर से संपर्क कर लीजिए। कमेंट बॉक्स 110% खुला हुआ है, जो भी सवाल हैं आप अपने कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, सर से कुछ और वार्तालाप करेंगे कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हो सकता है किसी को इसकी ज़रूरत हो, तो उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। राधे राधे। नमस्कार।